हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशनल चैनल टॉक विद नमन यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम वेरियस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और करंट अफेयर्स की डीप एनालिसिस करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे एक वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो पोस्ट होती है, जिसमें जितने भी एक वीक में जो भी करंट अफेयर्स हुए होते हैं उनके हम लोग डीप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और एक स्पेशल टॉपिक वाली वीडियो थर्सडे और वेडनेसडे को आती है। तो आज उसी के उसमें हम जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के हमारे जो कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, जो अभी हाल ही में होम मिनिस्ट्री द्वारा और अपनी जो सेना के द्वारा शुरू प्रस्ताव रखा गया उसके बारे में बात करेंगे। और मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमी की पैकेज है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। Y2K बग क्या है, इसके बारे में हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बात की थी, उसके बारे में बात करेंगे। लिफलेक दर्रा विवाद जो बहुत चर्चा में था, फिर CBSE के नए चेयरमैन और चैम्पियन पोर्टल, ये सब क्या है इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है आप वेरियस एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। SSC CHSL हो, चाहे वो CGL हो, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और स्टेट लेवल्स के ऐसे कई एग्ज़ाम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये वीडियो उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके सर्च करिए टॉक विद नमन, और फिर आपको ये चैनल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम्स के जो आर्टिकल होते हैं और PDF होते हैं उनको कवर करते हैं। देखिए, जैसे हाल ही में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया था, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से देखिए ज्वाइन कर सकते हैं आप जाके, ठीक है। तो वहाँ पे हम बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, उनको हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो आपके लिए वो वहाँ पे बहुत अच्छा सा स्टडी मटेरियल हमने तैयार करके रखा है, तो वहाँ पर आप जाके जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूँगा। चलिए, आज के जो टॉपिक हैं वो शुरू करते हैं। देखिए, जो हाल ही में एक विवाद बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, क्या था भाई? वो लिपुलेख दर्रे से नए मानसरोवर सरोवर रास्ते के निर्माण पर नेपाल ने विरोध जताया है। क्या है भाई ये? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। भारत के रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, ठीक है, को जोड़ने और लिपुलेख दर्रे चीन सीमा के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलने के लिए 80 किलोमीटर की नई सड़क का उद्घाटन किया है। यह दिसंबर 2022 तक पूरे होने वाला है और तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देगा, ठीक है। चलिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो पे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने वहाँ पे बहुत जो है डीप में आपको बताया है कि क्या ये पूरा मैटर था। ये इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपाल ने कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क को जोड़ने के लिए लिपुलेख पास में भारत द्वारा निर्माण पर आपत्तियां उठाई हैं। भारत और चाइना 3 प्रमुख रास्तों से आवागमन माध्यम अपनाते हैं। देखिए, जब हम कैलाश मानसरोवर जाते हैं, अभी हम मैप नहीं ला पाया, उसके लिए हम सो सॉरी, लेकिन हम टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। चलिए, तो जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो हम बताया था मैंने कि सिक्किम विक्किम के आसपास से एक जगह है, वहाँ से अब जाना पड़ता है। तो अभी हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने एक नई जो सड़क है वहाँ से लिपुलेख दर्रे से बनाई है। तो वो चाइना होके जाती है, पहले वो जो सिक्किम वाली थी वो चाइना होके जाती थी, अभी नेपाल होके थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता है, तो जिससे आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर पेपर में ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे कि भारत और चाइना की 3 प्रमुख रास्तों से आवागमन करते हैं, माध्यम अपनाते हैं, वो कौन से रास्ते हैं? तो देखिए, 3 रास्ते हैं। एक हो गया आपका नाथुला, एक सेकेंड, एक आपका हो गया नाथुला, ये आप एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। लिपुलेख, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, और तीसरा हो गया सिपकिला दर्रा, ठीक है। ये 3 माध्यम जो है अपनाए जाते हैं वहाँ तक जाने के लिए। नाथुल्ला कहाँ है भाई? सिक्किम में, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। लिपुलेख क्या है, कहाँ है भाई? उत्तराखंड में। ये पूछा जा सकता है कि चाइना और भारत को जोड़ने वाले 3 रास्ते कौन कौन से हैं? लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा कहाँ है भाई? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सिपकिला दर्रा मतलब सिपकिला जो पास है, एक तरह से जो रास्ता जोड़ता है भारत और चाइना के बीच का, वो कहाँ पर है, ठीक है। 2 रास्तों के बारे में हमने आपको बता दिया। देखिए, जब हम ये देखिए, इसकी हम कटिंग भी लाएँ इंडिया टुडे की, इसको भी देख लीजिए आप। ये देखिए, इंडिया रिजेक्ट नेपाल्स ऑब्जेक्शन टू लिंक रोड फॉर कैलाश मानसरोवर थ्रो लिपुलेख पास। देखिए, जब हम इंडिया से कैलाश मानसरोवर, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का स्थान है कैलाश मानसरोवर, की यात्रा करते हैं, हम सिक्किम के पास से चाइना
चाइना, जिसे हम ट्रांस चाइना भी कहते हैं, वहाँ से जाते थे। लेकिन अब BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड में पिथौरा से होते हुए, पिथौरा एक जगह है, पिथौरा से होते हुए, ये आप देख रहे हैं, पिथौरा से होते हुए लिपरेख तक 80 किलोमीटर की सड़क बना दी। ये पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर की सड़क है, तो वो 80 किलोमीटर की सड़क है, ठीक है। अच्छा, नेपाल ने विरोध जताया इस पर। क्यों विरोध का भाई कारण क्या है, ये भी जान लीजिए, नेपाल के विरोध का क्या कारण है। तो 2019 में जब भारत ने अपने नए नक्शे में लिपलेख दर्रे के पास एक विवादित जो नक्शा था वो जब 2019 में दिखाया, मतलब लॉन्च किया था एक तरह से, तो वहाँ पे एक लिपलेख दर्रे के पास एक विवादित स्थल था जो नेपाल से जुड़ा है, और वो एक विवादित स्थल है जिसे काला पानी, आप बहुत बार सुने होंगे, वो काला पानी नाम से जाना जाता है। तो अभी नेपाल का कहना है कि वो जो काला पानी वाली जगह है और जो ये लिपलेख दर्रा है, मतलब पास है जहाँ से जोड़े, वो नेपाल का भी एक हिस्सा है, और ये इस पे नेपाल जो है वो बोल रहा है कि हमें ऑब्जेक्शन है जो आप ये बना रहे हो, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टॉपिक था, हम आगे आपको इसके अपडेट्स देते रहेंगे जैसा भी कुछ हुआ। चलिए, अब नई जो न्यूज़ निकल के आई उसके बारे में बात कर लेते हैं। नई न्यूज़ हमारी क्या है भाई, सरकार से कटकर समिति की सिफारिश पर सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के 9,000 पदों की कटौती करेगी। देखिए, सेना में भी कई तरह के इंजीनियर्स पद होते हैं, मिलिट्री इंजीनियर्स सर्विस MES नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें 9,000 पद जो हैं वो आगे फ्यूचर में वो ख़त्म करने वाली है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपसे पूछा जा सकता है कि से कटकर समिति ने अभी हाल ही में क्या जो है वो सिफारिश की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, इसकी कटिंग है, गवर्नमेंट ऑक्स और एबोलिशन ऑफ 9,000 MES पोस्ट। MES का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं भाई, तो ये MES पूछ सकते हैं किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये डिफेंस के सेक्टर से रिलेटेड है। चलिए हम नए जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत मिशन सागर के तहत मालदीव, मेडागास्कर, सेल्सिस व कोमोरस को खाना व जरूरी सामान उपलब्ध कराएगा। किस मिशन के तहत, तो मिशन सागर। मैंने हाल ही में बहुत सारे मिशन आपको बताए हैं, और हम इस पर एक नई वीडियो भी लाएंगे जिस पे केवल मिशंस के बारे में बात करेंगे जो 2020 में हुए हैं। बहुत सारे मिशंस हुए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच एक आउटर रीच कार्यक्रम मिशन सागर लॉन्च किया है। मिशन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस समय। भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को मिशन के तहत तैनात किया जाए। कि आपसे 2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन आपसे ये बनते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि मिशन सागर किस चीज़ के ऊपर था, ठीक है। तो ये ज़रूरी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कोविड-19 के जो मतलब रिलेटेड जो देश हैं उनमें पहुंचाने की एक तरह से मदद के लिए था। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि किन किन देशों में मदद की थी, तो मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस। तीसरा क्वेश्चन आपसे बनता है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज़ था, तो भाई जहाज केसरी था वो, ठीक है। यह ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग के तहत किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, रक्षा मंत्रालय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है भाई, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताएंगे फॉरेन मिनिस्टर कौन है। चलिए, ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं आप। गवर्नमेंट लॉन्च मिशन सागर फॉर असिस्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन नेशंस ऑफ कोविड क्राइसिस। चलिए, एक नई न्यूज़ निकल के आई है कि सुंदरवन में बंगाली बाघों की संख्या में वृद्धि की दर्ज की गई है। क्या है भाई ये भी जान लीजिए। देखिए, ये चीज़ जो है थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है एक तरह से आपके लिए। ये रही आपकी न्यूज़। देखिए, कोई भी रिपोर्ट बनती है तो बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है जो पुराना डेटा होता है उसके आधार पे बनती है। जैसे 2020 चला है तो वो 2019 के आधार पे बन के आई होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से बंगाल में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। सुंदरवन फॉरेस्ट में देखिए, सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो सुंदरवन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो इनकी संख्या 2019 में कितनी हो गई थी, 96। ये आपसे पूछा जा सकता है, 96 हो गई थी। दूसरी चीज़, 2018 से 19 में कितनी थी ये, 2018 से 19 में कितनी थी ये थी 88। 2017 से 27 में कितनी थी, 17 से 18 में, तो एक सेकंड, 2017 से 18 में कितनी थी, 87। 18 और 19 में कितनी हो गई, 18 19 में कितनी हो गई ये 88, और अभी कितनी हुई है बढ़ के 96। चलिए,
आगे बात करते हैं हम नई न्यूज़ के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर इजराइल ने टाउन गली के नाम पर उनका टाउन गली का नाम उनके नाम पर रखा। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती थी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 159वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 159वीं जयंती थी। अच्छा, किस देश ने नाम रखा है अपनी गली का? इजराइल। जैसे आपकी बहुत सारी आपने गलियाँ सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों के नाम पर रखी जाती है, तो उसी तरह से एक गली है इनके यहाँ पे, उसका नाम इन्होंने टैगोर स्ट्रीट रखा है। क्या रखा है भाई? टैगोर स्ट्रीट रखा है उस गली का नाम। इनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरह से आप समझ सकते हैं। अच्छा, कब जयंती थी इनकी ये भी जान लीजिए। 7 मई को थी। कौन सी जयंती थी? 159वीं। और एशिया का पहला, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यही थे भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर मनी का सुझाव दिया है। हेलीकॉप्टर मनी क्या है भाई? एक तरह से ऐसा धन जो बैंकों द्वारा जनता को देकर वापस ना लिया जाए, एक तरह से वापस ना भी लिया जाए, और एक तरह से ये भी हो सकता है कि वापस लिया तो जाए लेकिन जब उनको दे रहे हो तो उसमें किसी तरह का कोई ऋण ना हो। जैसा अभी हाल ही में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज रिलीज़ हुआ है उसके बारे में, उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आई हैं, तो यही इनका सुझाव था। ठीक है, तो ये जो हेलीकॉप्टर मनी है एक तरह से डिमांड एंड सप्लाई पे, आपूर्ति और मांग पे निर्धारित है। चलिए इसके बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। भाई ये राहत मित्र ऐप क्या है भाई? इसमें हम क्या क्या जानेंगे। तो इसमें जो भी मज़दूर होगा, प्रवासी मज़दूर, देखिए अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। जैसे कोई भी एनजीओ अगर हेल्प कर रहा है इस तरह के वर्कर्स की या इस तरह के माइग्रेंट मज़दूरों की, तो वो जो हेल्प कर रहा है वो हेल्प उन्हें कहाँ प्रोवाइड होगी, हेल्प सेंटर्स कहाँ होंगे, इसकी जानकारी इस ऐप में होगी। हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं तरह तरह की, वो कहाँ मिल रही उसके बारे में भी जानकारी इसमें होगी। और खाना कहाँ मिल रहा है, खाना या कोई भी चीज़, जो कोई भी फैसिलिटीज़ है जो उनको चाहिए होती हैं, कहाँ पे मिल रही हैं, वो इस ऐप में शो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी इस ऐप के बारे में। हम आपको आगे एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे जिसमें जितनी भी नई स्कीम्स होंगी, नई ऐप्स होंगी, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आई हैं, तो उस ऐप में हम सबको कवर करके आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हमारी देखते हैं। ओमान की खाड़ी में ईरान ने गलती से अपने ही नौसैनिक पोत को मिसाइल से दागा। भाई अपने ही गिरा, अपने ही जहाज़ पे इन्होंने बम फोड़ दिया, एक तरह से ये मान लीजिए। चलिए आपको बताते हैं न्यूज़ क्या है। ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है। सेलर्स किल्ड आफ्टर ईरान मिसाइल्स एक्सीडेंटली स्ट्राइक ओन शिप। अपनी ही शिप को बम से उड़ा दिया। ईरान ने अपने जहाज़ में मिसाइल को दागा। गल्फ़ ऑफ ओमान में जहाज़ को मारा। गल्फ़ ऑफ ओमान एक तरह की खाड़ी है, खाड़ी प्रदेश, मतलब कुछ भी सागर अगर बोल सकते हैं। इतना मैं आपको डिटेलिंग में आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, कितने मरे हैं? 19 लोग मर गए भाई, अपने ही लोगों को 19 को उड़ा दिया। अच्छा, 16+16+ घायल हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं हम। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की 154वीं जयंती मनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये कब मनाई गई थी? 9 मई को मनाई गई थी। अच्छा ठीक है, ये कौन है, कौन शख्सियत है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए 9 मई 1800, एक सेकेंड सॉरी, 9 मई उन 1866 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो आप ये जानिए 1915, ठीक है, में ये मरे थे। चलिए अब एक तरह से आपका क्वेश्चन ये भी बना के आ सकता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यही थे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी को कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी द्वारा गोखले के ऊपर लिखी हुई पुस्तक जो कि गुजराती में है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर जो गुजराती में लिखी गई थी? तो उसका नाम क्या था भाई? धर्मात्मा गोखले। धर्मात्मा गोखले ये पुस्तक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं हम।
सही चीज़ें नहीं हुई हैं, सही तरह के बच्चों की देखभाल नहीं हुई है, जन्म होते ही उनकी तो मृत्यु हो गई है। देखिए, अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा जो हमारी मेहनत होती है वो इस पे लगती है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है भाई, महाराणा प्रताप की जयंती जो थी, कौन सी, 480 जयंती, जो 480वीं जयंती थी वो मनाई गई है। ठीक है, तो इनके बारे में एक छोटा सा हम आपको एक दो पॉइंट बता देते हैं कि हल्दी घाटी का आपने युद्ध बहुत सुना होगा, हिस्ट्री में बहुत फेमस था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। किसके किसके बीच हुआ था भाई, किसके किसके बीच हुआ था, तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के सेना प्रमुख कौन था अकबर का, मान सिंह, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसमें जीता कौन था, अकबर जीता था। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी निकल के आई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या रहा, यानी थीम क्या रही, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड मैं बता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बेसिक्स भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, और ये आप डिटेल भी जान जाइए। ठीक है, तो थीम क्या थी इस बार की, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। वर्ड क्या थी इसकी थीम, बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये थीम थी इसकी। और ये कब मनाया गया था, ये हर बार कब मनाया जाता है, तो ये हर बार एक बार फिक्स है कि मई के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। और इस बार सेकेंड सैटरडे कब था, तो 9 मई 2020 को था ये। तो ये 9 मई 2020 को मनाई गई थी। हर बार कब मनाया जाता है, मई सेकेंड मई, जो मतलब सॉरी सेकेंड सैटरडे होता है जो मई का, उसमें मनाया जाता है। थीम क्या रही भाई, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। चलिए नई नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है, रिसर्च सेंटर इमरत ने एक स्वचालित संपर्क रहित यूवीसी विकसित किया है। क्या है भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। किसने विकसित किया है, ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। किसने, डीआरडीओ की एक संस्था है, उसने विकसित किया है। क्या है भाई, ये ध्रुव्स नाम से इसको जानते हैं, DRUVS। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, ध्रुव्स का डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इसमें एक तरह से ये सैनिटाइज़ करेगी और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 जांच किट कोविड कवच एलिशा विकसित किया गया है। क्या है भाई, तो ये 25 घंटे में रिजल्ट देगा, सबसे ज़्यादा तेज़, 90 सैंपल्स का, एक साथ 90 सैंपल्स को ये डिटेक्ट करेगा और 25 घंटे में रिजल्ट देगा भाई, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता देगा। तो ये जांच किट है जो बनाई गई है, जो 25 घंटे में 90 सैंपल्स के रिजल्ट दे देगी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में हमारी, सांस की सेहत, एक सेकंड, सांस की सेहत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। क्या है प्राणवायु कार्यक्रम, एन इनिशिएटिव टू एम्पावर एंड एडुकेट सिटीजन्स ऑफ बेंगलुरु फॉर सेल्फ मॉनिटरिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ सारी। ये कहाँ के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इतना बनता है कि कहाँ के द्वारा शुरू किया गया है ये प्राणवायु कार्यक्रम, तो बेंगलुरु के अंदर शुरू किया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने, जो पीएम है हमारे ऑनरेबल पीएम, तो इन्होंने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो है वो घोषित किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है इसकी पेपर कटिंग, और इसमें इन्होंने कहा था कि लॉकडाउन 4.0 यानी जो 17 तारीख आज है, तो कल से लॉकडाउन 4.0 नया जारी होगा, उसमें कुछ छूटें दी जाएंगी और कुछ उसमें कुछ नए रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाए जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इंडियाज़ बिग बैंग रिलीफ पैकेज बड़ा है एक अमाउंट में। ठीक है, ये देखिए, ये जीडीपी के अगर तौर पे देखें तो इंडिया की बोला जा रहा है, इंडिया की जितनी भी जीडीपी उसका 10% है। जीडीपी क्या होती है भाई, ग्रॉस, एक सेकेंड,
कोई आपसे पूछेगा जीडीपी क्या है तो क्या बताओगे उसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो गया भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलें तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अच्छा, आगे बात कर देते हैं। तो ये अमित शाह जी का एक ट्वीट बोल लीजिए या कटिंग बोल लीजिए, जो भी है, कल इन्होंने करा था, ट्वीट किया था। कल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प एक लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत, ये एक थिंग निकल के आती है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये आपको पूरी कटिंग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे इसको आराम से आप रीड कर लीजिएगा। ये एक कटिंग और लेके आए हैं हम, इसके देख लीजिए। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि हम आत्मनिर्भर भारत को आर्थिक प्रोत्साहन देंगे। आर्थिक प्रोत्साहन देंगे मीन्स हम किसी को पैसा नहीं बांटेंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि किसी को भी हाथ में पैसा नहीं देना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हम उसको दूसरे तरीके से पैसा दें कि हाँ तुम हमें ब्याज मत देना, सॉरी हाँ हमें ब्याज मत देना, तो तुम्हें बिना गारंटी के हम दे रहे लोग। एक तरह से ये भी चीज़ मान सकते हैं। तो ये 4 जो हैं पिलर्स, ये भी मैं फ़ोटो जो है आपको डाल दूंगा। चलिए, बहुत क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये एक न्यूज़ निकल के आई इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइंग फॉक्स में जूनोटिक वायरस पाए गए हैं। एक नया वायरस आ गया भाई, तबाही वाला। ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइंग फॉक्स क्या है? ये ब्राउन हेडेड बैट है ये एक तरह से। ठीक है। अच्छा, फ्लाइंग फॉक्स में जूनोटिक वायरस पाए गए हैं। जूनोटिक वायरस क्या होता है? ये कैसा वायरस जो इंसान से जानवर और जानवर से वापस से इंसान, इसको सीधे तरीके से पहुँचे। ये हो गया हमारा इंसान, ये आँखें हो गई, ये जानवर हो गया। ठीक है। ये इंसान से जानवर में गया और वापस से जानवर से इंसान में गया, ये ऐसा वायरस है। ठीक है। चलिए, इसे जूनोटिक वायरस बोलते हैं। और ये एक और टाइप का वायरस है हेंड्रा वायरस, जो घोड़ों से इंसान तक गया है और वापस यही इंसान से घोड़ों में पाया गया है। ये दोनों वायरस मर्ज होके एक और वायरस इसी तरह का वायरस बनाते हैं, लीज़ा वायरस। यानी लीज़ा वायरस ही फ्लाइंग फॉक्स के अंदर पाया गया है। फ्लाइंग फॉक्स एक तरह का चमगादड़ है, जो आप इस इमेज में देख रहे हैं। ठीक है। इसका सर भूरा होता है, यानी ब्राउन हेडेड होता है, और इनमें आँख नहीं होती है। आपको दूर से दिख रही होगी, आप बोल रहे हो भैया ये तो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कोई इनके पास काम हम नहीं है। नहीं भैया, ये जो आँख देख रहे हो आप, ये आँख से देख नहीं सकते। आँखें होती तो हैं, लेकिन आप ये देख नहीं सकते। ये कैसे फिर चीज़ों को मतलब ढूंढते हैं या उनके पीछे जाते हैं? तो ये इनकी आवाज़ सुन के पीछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, इसकी कटिंग है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये इसका न्यूज़पेपर कटिंग है। ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स इन साउथ ऑस्ट्रेलिया एक्सपोज टू जूनोटिक वायरस। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत के मानव अधिकारों की आयोग की वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया है। क्या है भाई ये मैटर, ये भी जान लेते हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान वाला मैटर जो है मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ। उसमें मैंने बताया था कि 5 प्रांत बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन बना नहीं पाए। 4 प्रांत है। 4 प्रांत कौन कौन से हैं उनके भाई? एक तो ये बलूचिस्तान है, दूसरा क्या है? सिंध है, तीसरा क्या है? पंजाब है, चौथा क्या है? खैबर मख्तूनवा। ये 4 प्रांत हैं पाकिस्तान के पास। 5वां वो बनाने की कोशिश की थी तो उनको कुछ नहीं हुआ। भैया ये बेइज्जती करवाते रहते हैं हमेशा। चलिए, 5वां इन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान को बनाने की कोशिश की थी। देखिए, अब इसका थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ पे, ये जो बलूचिस्तान है, यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? बलोच लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे बलोच लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो ये जो बलोच लोग हैं, ये खुद को अलग देश, अलग जो राज्य एक तरह से मानना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान इसमें बीच में उंगली करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या किया, 1955 में बलूचिस्तान पर आक्रमण कर दिया था और इन्हें अपने में मिला लिया, एक तरह से कब्जा कर लिया था। लेकिन बलूचिस्तान के लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए पाक ने मानव अधिकारों को बंद कर दिया है, ताकि ये अधिकार रहेंगे और ना लोग विरोध कर पाएंगे और ना बोल पाएंगे। चलिए, कि न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। क्या है भाई? उच्चतम न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर में 4G सेवा संचार शुरू करने से इनकार कर दिया है। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं भाई।
क्यों? क्योंकि देखिए जब से आर्टिकल 370 और 35 पे जो हटा है तब से यहाँ पे 4G सेवा बंद कर दी गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोग इसको शुरू करवाने में एक तरह से बोल रहे थे कि वहाँ के मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो उनके पक्ष में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम नहीं शुरू करेंगे। जब बहुत सारे एक्टिविस्ट कोर्ट के पास गए थे तो इस विवाद को लेकर, तब कोर्ट ने बताया कि एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जाएगी, उसका नाम क्या रहेगा? हाई पावर कमेटी। हाई पावर कमेटी। ठीक है, जो यूनियन होम सेक्रेटरी के अंडर काम करेगी, मतलब कुछ भी करेगी तो उसको रिपोर्ट करेगी यूनियन से होम सेक्रेटरी को। ठीक है, और यही कमेटी निर्धारित करेगी अपनी जांचों में कि कब जम्मू एंड कश्मीर से 4G सेवा शुरू करनी है। ये एक परिणाम था जो निकल के आया, ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश ने देश में पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू करी है। देखिए हम एक वीडियो पर्टिकुलर बनाएंगे जिसमें जितनी भी योजना होंगी वो अलग एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें जितनी भी ये जो रिसर्च वगैरह हो रही हैं, ऐप लॉन्च हो रही हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आई, FIR आपके द्वार। अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं उन जाते हैं FIR जब नहीं लिख पा पाते हैं, तो भाई अब ये शुरू किए, देखिए कितना काम करती है। घर पे आके आप एक फ़ोन करना पड़ेगा और घर पे आके रिपोर्ट लिखी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी निकल के आई है, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने गैर आक्रामक वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है। इसको भी समझ लीजिए, ये किसने बनाया है? नेशनल एरोनॉटिकल लैब ने। नेशनल एरोनॉटिकल लैब ने बनाया है। अच्छा, इसमें क्या है ऐसा खास है भाई? वेंटिलेटर तो बहुत सारे होते हैं, वेंटिलेटर इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर को ऐड कर दिया गया। मतलब वेंटिलेटर ऐसा है भी कहीं पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जाएगा, मतलब ऐसा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर इसी के साथ ऐड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आई है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। क्या है ये भाई चैंपियंस पोर्टल? इसके बारे में भी जान लीजिए। चैंपियंस पोर्टल MSME सेक्टर के लिए ने निकाला है। MSME सेक्टर क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, मध्यम उद्योग भी आप बोल सकते हैं। छोटे उद्योगों को ग्रो करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है MSME। इसमें एक नया चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या होगा भाई? इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐड करी जाएंगी, जितने भी छोटे दुकानदार हैं उनके लिए छोटे
चलिए, सरकार ने उद्यम पैकेज में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों में 50,000 करोड़ आवंटित किए हैं, यानी जो 20 लाख करोड़ मिला था उसमें 50,000 करोड़ एमएसएमई को, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को मिला है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है भाई और कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए इकॉनमी, जो इंडियन इकॉनमी है वो 3 तरह से काम करती है, 3 सेक्टर्स में, 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर। क्या है भाई? प्राइमरी सेक्टर। दूसरा क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा क्या है? टर्सरी सेक्टर। अभी तीनों सेक्टर हैं क्या, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो नेचर से प्राप्त होती हैं, वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। जैसे अनाज हो गया हमारा, सोना, कोयला, पानी, ये सारी कितनी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं, ये आप नेचर से मिलती है ना। जाहिर सी बात है भाई, अनाज उगाओगे, नेचुरल तो होता है ना वो, कि ऐसे बन जाता है। मशीन से अनाज बन जाता है क्या? नहीं बनता ना, नेचुरल होता है। सोना मशीन से बन जाता है क्या? माइंस से ही निकलता है ना, नेचुरल हुआ कि नहीं। तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है? उन्हीं वस्तुओं का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से क्या बोल सकते हो आप? मैन्युफैक्चरिंग यानी जो आटा है उसको गेहूँ है उसको पीसा, तो गेहूँ को कच्चा खा लोगे क्या? पीसोगे ही ना। तो पीसा किससे? मशीन से। काम किसका किया? मैन्युफैक्चरिंग। आशीर्वाद आटा ब्रांड को वो नहीं कर रहा मैं प्रमोट, लेकिन एक तरह समझा रहा हूँ। आशीर्वाद आटा, तो मैन्युफैक्चरिंग हुई कि नहीं? तो ये किसके अंदर आया? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। माइंस से सोना तो निकला, और तो निकला, लेकिन उसको अलग किया गया मशीनों के तहत, फिर उसके बाद बनाया उसको। जो गहने आपके ज्वेलरी है वो किससे बनी? मशीनों से। कि डायरेक्ट खदान से निकल आया गहना पहन लो, ऐसा नहीं हुआ ना। तो वो किस में आया? सेकेंडरी सेक्टर में। अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। एक तरह से टर्सरी सेक्टर क्या है? अन्य सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं आपकी। अब एक बार आपको गहना मिल गया, आप उसको पहन लिए, तो क्या हरदम पहने रहोगे क्या? कभी तो मन होगा ना जो दूसरा आया मार्केट में वो पहनना है, तो उसके लिए क्या करोगे? आप सुनार के पास जाओगे, तो वो क्या आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है आपको, दूसरी चीज़ प्रोवाइड करवाने की, दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की। जैसे आपने गाड़ी ली, गाड़ी क्या खदान से निकल आई थी क्या? नहीं निकली थी ना। क्या हुआ था उसका? लोहा निकला, मैन्युफैक्चरिंग हुई, गाड़ी बन के आई। अब गाड़ी क्या है? हमेशा चलती रहेगी क्या? नहीं ना, सर्विस करवानी पड़ेगी, मैंने कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा ना। तो वो किसने दिया? क्या खदान में ही जाके खदान में आप डाल दी, गाड़ी निकल आई? नहीं ना, उसकी मैकेनिक ने बनाया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें टर्सरी सेक्टर में आती हैं। जैसे कोई भी टीचर पढ़ा रहा है या कोई भी बीमा जो कर रहा है, वो बीमा सर्विस दे रहा है कि नहीं आपको, तो वही टर्सरी सेक्टर में है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले क्षेत्र हैं जिन्हें 50,000 करोड़ आवंटित किया गया है। ये अलग अलग तरीके से इनमें दिया जाएगा। देखिए, ये जो जितने भी पैकेज है इसके में हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। जैसे ये 9 चरण हैं, 9-10 चरण, तो ये अब बन जाने दीजिए, ये आ जाने दीजिए, और फिर मैं पूरी तरह से इसका एक एनालिसिस ला के आपको दे दूँगा। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। राहत पैकेज में कर्मचारी भविष्य निधि योगदान में नई दर 10% रखी गई। क्या है भविष्य निधि? ईपीएफओ का नाम सुना है? ईपीएफओ कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला होगा, उसको आराम से पता होगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारी भविष्य निधि योगदान दर क्या है? 10% है। ये पूछा जाएगा। देखिए, सरकार आपकी इनकम से, जैसे सपोज़ करिए आपकी इनकम 50,000 है, तो उससे 10% काट लेगी। जो नई दर आई है उससे 10% काट लेती है, और उसमें 5,000 मिला देती है। मतलब 5,000 वो जो काटा वो, और 5,000 अपने पास से मिला दिया, कितना होगा? 10,000। और यही पैसा सरकार दूसरे कामों में लगा के रखती है। आपको क्या बोलती है? आपकी मंथली इनकम से काटती जाती है, और फिर उन्हीं का जो एक बाइंडिंग अमाउंट होता है वो अपने कामों में लगा देती है, जनता के कामों में लगा देती है। और जब तक आप अपना पैसा ले नहीं लेते, पहले ही ले नहीं लेते, तब तक ये सारी चीज़, ये जो रुपए है ये इधर उधर घूमता रहता है, और बाद में आपको इकट्ठा करके दे दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ों से कलेक्ट करके। ठीक है, पहले ये दर कितनी थी? 12% थी, और अब ये दर कितनी हो गई? 10% हो गई है। कब तक के लिए हुई? सिर्फ 3 महीने के लिए हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी कमी लगती है मेरे समझाने में, या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए नई न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। चीन का रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 भी अनियंत्रित होकर अटलांटिक महासागर में गिरा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चीन ने अपना रॉकेट लॉन्च मार्च भी, जिसमें मैंने प्रोटोटाइप वगैरह बताया था कि नहीं बताया था? याद आ गया? चलिए, याद आ गया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। चाइना का रॉकेट अनियंत्रित होकर अटलांटिक महासागर में गिरा है। देखिए, कोई भी रॉकेट होता है, जैसे ये रॉकेट है,
ये क्या बताया था मैंने, प्रोटोटाइप, यही इसी में सब कुछ होता है। बाकी ये वाला सिरा तो इसको पुश करने के लिए होता है। और ये वाला सिरा जब ब्रह्मांड में जाता है, स्पेस में जाता है, तो वहाँ पे ये वाला तो अपने काम पे लग जाता है जिस काम के लिए गया होता है, लेकिन ये वाला सिरा उसी अंतरिक्ष में घूमता रहता है और ये कचरे की तरह होता है। आप सोच के देखिए कितने सारे मिशंस भेजे गए, कितना कचरा होगा आप अंतरिक्ष में। तो ये जो कचरा है ये डेब्रिस कहलाता है। क्या कहलाता है ये कचरा? डेब्रिस कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, अंतरिक्ष में उपस्थित कचरा क्या कहलाता है? डेब्रिस कहलाता है। ठीक है, तो जो चाइना का रॉकेट अनियंत्रित होकर अटलांटिक महासागर में गिरा था उसका नाम क्या था? लॉन्ग मार्च 5B। अच्छा, कहाँ गिरा है ये? न्यूयॉर्क के पास अटलांटिक ओशियन में गिरा है। और पहले ऐसा हादसा कब हुआ था? क्योंकि हादसा नॉर्मली कभी होता नहीं, क्योंकि वो अंतरिक्ष में जाके रुक जाता है, वहीं पे घूमता रहता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो वहीं पे घूमता रहता है। लेकिन ये हादसा होके गिर गया है। ऐसा हादसा पहले कब हुआ था? 30 साल पहले हुआ था। ठीक है, और ये जो प्रोटोटाइप ऊपर मैंने बताया ना, ये जो भेजा गया था ये वापस भी आ गया अपना काम करके। 5 मई को भेजा गया था, 7 मई को वापस आ गया है। 2 दिन 19 मिनट में परीक्षण करके ये वापस आ गया है। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी कि चीन ने कौन सा मिशन रॉकेट लॉन्च किया था, तो वो रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B। और ये कि भी पूछा जा सकता है गिरा कहाँ था, तो अटलांटिक ओशियन में गिरा था, न्यूयॉर्क के पास। ठीक है, ब्राज़ील के अमेजन जंगलों की सुरक्षा के लिए सेना लगाई गई है। क्या है भाई? ब्राज़ील के अमेजन जंगल, क्या है ये जान लेते हैं। ब्राज़ील ने अमेजन जंगलों की सुरक्षा के लिए सेना लगाई। क्यों लगाई? देखिए, कोई भी देश होता है तो उसको अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके जो देश के लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम अगर फेस करनी हुई तो वो किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अमेज़न के जंगल को काट रहे हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए। वहाँ खेती कर रहे हैं, वहाँ तेल ढूंढ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जंगलों में सेना लगा रही है। अच्छा, ये अमेज़न फॉरेस्ट एक तरह से क्यों और ज़्यादा पढ़ने के लिए आपके मैं लाया हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन इन्हीं जंगलों से निकलता है। इनको वर्ल्ड का मतलब विश्व का फेफड़े एक तरह से बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। चीन ने अंतरिक्ष में आधारित संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। अच्छा, ये न्यूज़ आपके लिए थोड़ी सी ज़रूरी है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, या मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। चीन ने 2 उपग्रह जिंगयुन 2201 और 02, जिंगयुन एक तो बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है इनकी कोई भी चीज़ पढ़ने में। जिंगयुन 2201 और 2202, ये 2 उपग्रह हैं उत्तर पश्चिम चीन के जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कुआईजोउ 1 और वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। यह KZ-1A वाहक रॉकेट का 9वां मिशन था। ये रही इसकी कटिंग पेपर की, इंडिया टुडे की, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, हरियाणा ने एक न्यूज़ है, थोड़ी छोटी सी न्यूज़ है आपके लिए। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 तक हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। हर घर में ये नल का पानी उपलब्ध कराएंगे। एक छोटी सी न्यूज़ थी, आपको जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्या है भाई? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी कर दी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये WHO जारी करता है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके जो चीफ़ हैं वो कौन है। मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोज़ में बहुत बार, तो ये आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कौन है इनका हेड। ये देखिए, GI टैग से रिलेटेड एक नई खबर आई है भैया। सोहराई पेंटिंग और तेलिया रुमाल को भौतिक सांकेतिक टैग मिला है। क्या खासियत है इनमें? क्योंकि भौगोलिक इंडिकेशन ऐसे ही नहीं मिलता है, मतलब भौगोलिक संकेतक ऐसे ही नहीं मिलता GI टैग आपका, कुछ ना कुछ खासियत तो होगी ना। ये देखिए, ये है क्या है? सोहराई पेंटिंग, ये सॉरी ये तो रुमाल है आपका, ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग कहाँ है भाई? ये जो पेंटिंग है ये दीवार में होती है। कहाँ है भाई? झारखंड की पेंटिंग है। और तेलंगाना का जो रुमाल देख रहे हैं, इसमें कितने कलर, ये वाला रुमाल है, सॉरी ये वाला रुमाल है, इसमें कितने कलर यूज़ हुए हैं? 3 कलर। खासियत क्या है?
ये सब्जी से निकले कलर हैं। कैसे निकले कलर हैं? सब्जी से निकले कलर हैं, ये खासियत है भैया इनकी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं हम। मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यानी सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कौन है भैया? मनोज आहूजा। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। थल सेना ने परीक्षण के आधार पर नागरिकों के 3 साल के लिए स्वैच्छिक सेवा रखा। देखिए ये जो न्यूज़ है इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसी में कवर कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस जो ये अभी प्रस्ताव रखा गया है इसमें इसका नाम क्या है? TOD, टूर ऑफ ड्यूटी। क्या है ये भाई? आर्मी लॉन्च करेगी। ये दो तरह, देखिए सेना में आप दो तरह से जा सकते हैं। पहला तरीका कौन है? 12th के बाद NDA के माध्यम से, और ग्रेजुएशन के बाद यानी डिग्री के बाद आप CDS के माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है। जो आपको IMA OTS पास होके जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा, और लाइफ टाइम उसमें लेफ्टिनेंट का पद मिलता है, ठीक है। इनमें भी आपको दो माध्यम मिलते हैं, जानिए। अगर आप NDA से जाते हैं तो आप परमानेंट कमीशन मिलता है, और आप CDS से जाते हैं तो आपको SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, ठीक है। और परमानेंट कमीशन दो मिलते हैं। अगर आप CDS से जाते हैं तो SSC और परमानेंट कमीशन दो मिलते हैं। SSC में देखिए 7 से 10 साल तक का काम होता है, उसके बाद रिटायरमेंट आप ले सकते हैं आर्मी में। और ये इसी को ध्यान रखते हुए SSC को, ये 7 से 10 साल का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है, इसी को ध्यान रखते हुए जो टूर ऑफ ड्यूटी ये शुरू करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, इससे फ़ायदे क्या होंगे? देश में एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है वो कम होगी, और देश के जो युवा हैं उनको बहुत सारा ये एक तरह से अनुशासन सीखने को मिलेगा, क्योंकि आर्मी में हमारे सबसे ज़्यादा अनुशासन होता है, तो अनुशासित नागरिक बनेंगे। इसके बारे में हम थोड़ी सी और जान लेते हैं। अच्छा, ये 3 साल का ही क्यों किया गया है? क्यों भाई 3 साल का ही क्यों किया गया है? क्योंकि आर्मी जो है परमानेंट वर्कर्स के ऊपर एक साल में एक साल से 7 साल में 8 करोड़ से 17 करोड़ तक खर्च हो जाता है। जो आर्मी का SSC वाला सेक्शन होता है उसमें 7 साल तक, और ये जो लेफ्टिनेंट वाला होता है, ये अपना CDS और NDA वाले, जितने भी जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसमें 8 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक खर्च हो जाते हैं इनके इतने टाइम ड्यूरेशन में। और अगर यही लोग अगर 3 साल का टाइम ड्यूरेशन रखते हैं तो पहली चीज़ तो उनका खर्च घटकर 70 से 80 लाख आ जाएगा 3 साल में। दूसरी चीज़ क्या होगी? नौकरियां बढ़ेंगी। फिर और तीसरी चीज़ क्या होगी कि एक अधिकारी की जगह, मतलब एक अधिकारी की सैलरी पे बहुत सारे ऐसे कैडेट्स मिल जाएंगे जिनमें अलग सा जोश, अलग जुनून और जज्बा होगा, और बहुत सारे इंटेलिजेंस माइंड होंगे। ये भी चीज़ बोली जा रही है। अच्छा, 3 साल बाद इनका क्या होगा? ये एक और क्वेश्चन बन के आता है। तो 3 साल के बाद इन्हें आर्मी की तरफ से एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा, जो कि बहुत सारे बहुत सारी जॉब्स के लिए उसमें अलग से एक कॉलम होता है। एक सर्विसमैन का वहाँ पे बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जो उनको अलग से एक दर्जा दिया जाता है, उनको अलग से एक प्रायोरिटी दी जाती है, छूट दी जाती है। तो 3 साल के बाद जब आप सीनियर से निकलेंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा, और बाकी जो कैंटीन की फैसिलिटीज़ हैं, उस तरह की जितनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उनमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे पेंशन है वो तो प्रोवाइड नहीं की जाएगी आई थिंक, ठीक है। तो जब अब कभी भी जॉब करेंगे 3 साल बाद, ये सेना से निकलने के बाद कहीं पे भी जॉब करेंगे तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, नौकरी में। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आई थी, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि इसमें तो कोई भी जा सकता है। तो मैं अभी हाल ही में रिसर्च कर रहा था और मुझे उसमें पता चला कि इसमें केवल जो देश के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और IITs हैं, ठीक है, IITs IIM जितने भी हैं, सिर्फ उन्हीं से कुछ गिने चुने लोग ही जा सकेंगे। जो हाई एजुकेशन में हैं, जो हाई कॉलेजेस में हैं, उनसे ही इसमें लोग जा सकेंगे। अभी देखिए इसमें बदलाव हो सकता है, अभी तो ये प्रस्ताव जारी हो रहा है केवल, अभी पास नहीं हुआ है। पास होगा तो हम आपके लिए फुल वीडियो बना के लाएंगे, उसमें सारी चीज़ आपको डिटेल से समझाएंगे। उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ये इसकी कटिंग हो गई, ये ठीक है।
चलिए, टूर ऑफ ड्यूटी एक तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किस पे लाया गया था कानून बनाने के लिए, मतलब क्या करने के लिए, तो टूर ऑफ ड्यूटी थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ओर से संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में भाग लिया है। क्या है भाई ये? SCO, तो संघाई सहयोग, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे ताकतवर क्षेत्रीय संगठन है। और ये करता क्या है भाई? तो किसी भी वाद विवाद के बारे में पक्ष वार्ता होती है यहाँ पे। जैसे कोई भी दो देश है, आपस में किसी भी चीज़ को लेकर टकराव है, उनमें कोई भी चीज़ बात नहीं हो पा रही है, तो ये संगठन उस चीज़ में उनको बात करवाता है बिठा के कि युद्ध की जितनी भी कम से कम कोशिशें हैं, मतलब युद्ध ना हो, बातचीत से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, तो ये संगठन वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे करवाता है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है, एक चीज़ तो पूछी जा सकती है कि SCO का फुल फॉर्म, ये भी पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि SCO की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है, ठीक है। और कितने संगठन हैं इसमें, कितने देश जुड़े हैं, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि SCO में कितने देश जुड़े हैं। चलिए, कुछ तो किया करिए भैया, हाथ पैर हिलाया करिए ना, सिर्फ बस जो दिखाया वो देख लिया। ये है पेपर कटिंग, ठीक है। चलिए, हाँ, एक ये न्यूज़ देख लीजिए, मैं इसकी कटिंग नहीं ला पाया, थोड़ा सा बस लिखा ही है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या है भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की वार्षिक रैंकिंग जारी की है। सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष स्वीडन शीर्ष पर है और उसके बाद शीर्ष 3 स्विट्जरलैंड और फिनलैंड है। 2020 के परिणाम बताते हैं कि 75% देशों ने अपनी पर्यावरणीय स्थिति में सुधार किया है। ये पर्यावरण को एक तरह से एनवायरनमेंट को लेकर एक रिपोर्ट है जो जारी करती है हर साल। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। भारत की रैंक कितनी है? अपने काम की बात जानो, 74 है, ठीक है। और कितने देशों में? 115 देशों में। भारत की रैंक कितनी है? 74। कितने देशों में? 15 देशों में। हेडक्वार्टर कहाँ है WEF का? जेनेवा में। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। कौन? जेनेवा। शीर्ष पे कौन रहा है? स्वीडन। सेकंड क्या है? स्विट्ज़रलैंड। थर्ड क्या है? फिनलैंड। ये 3 देश टॉप पे रहे हैं। भारत 74 पे रहा है। कितने देशों में? 115 देशों में। नई न्यूज़ आपके सामने, पर्यटन मंत्रालय ने नदी नीला पर देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला आयोजित की है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेबिनार क्या होता है। आप उसका समरी टाइप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि वेबिनार क्या होता है, ठीक है। देखिए, कमेंट सेक्शन में मैं आपको क्यों ज़ोर डालता हूँ कोई चीज़ बोलने के लिए। देखिए, जब आप कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ बोलोगे ना, तो वो आपको एक तरह से रिवाइज़ हो जाएगी। देखिए, आप 2 तरह से रिवाइज़, आपका जो माइंड है ना वो बहुत, आप पेंसिल जब कोई छीलते हो तो उसकी नोक करने के लिए है ना कि शार्प लिखे, अच्छी राइटिंग में लिखे, उसी तरह से आपके दिमाग को शार्प करने के लिए उसको रिवाइज़ करवाइए मेमोरी में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे, फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में वो चीज़ रिप्लाई करोगे, तो आपको वो डबल रीडिंग हो जाएगी। चलिए, क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि नीला नदी ये कहाँ बहती है? केरल और तमिलनाडु के बीच में रहती है, बीच में बहती है, सॉरी, बहती है, रहती है, एक ही चीज़ है ना। तो अभी एक वेबिनार चल रहा था। वेबिनार क्या है भाई? जैसे हम लोग कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, बहुत एक तरह से आप बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, और वो सेमिनार्स बहुत सारी चीज़ों के लिए होते हैं। सत्संग एक तरह से हो सकता है वो, और एजुकेशन की बहुत सारी चीज़ें, चर्चाएं हो सकती हैं, एक जगह पे बहुत सारे लोगों के बीच में मीटिंग्स हो सकती हैं, एक तरह से इसको सेमिनार। तो आजकल ये क्या चल रहा है? वेबिनार चल रहा है, मतलब वेब में, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉलिंग चल रही, तो भाई उसको वेबिनार बोल दिया गया, ठीक है। अच्छा, वेबिनार का नाम क्या है? देखो अपना देश। केरल से, अब ये निकलती कहाँ है? केरल से नीला नदी केरल से निकलकर अरब सागर में गिरती है। और ये चर्चा किस लिए हो रही थी? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। देखिए, इसके पहले आप इस वाली जो न्यूज़ थी, ये वाली, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, आपके जानने लायक है, याद आ गया मेरे को तो बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो WEF है, ये 3 रिपोर्ट निकालता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी रिपोर्ट निकलता है। ये भी पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट का नाम ले लेगा, बोल देगा ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप बता सकते हैं कि WEF। पहली रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट क्या है? जेंडर गैप रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट क्या है? ट्रैवल एंड टूरिज़्म रिपोर्ट।
ठीक है, ये 3 रिपोर्टें हैं, इनके बारे में हम कभी फिर से डीप में बात करेंगे। चलिए, भारत में मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के बेंगलुरु हवाई अड्डे को सेंट्रैक्स अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। मतलब सबसे सुव्यवस्थित और अच्छा जो दिखने वाला हवाई अड्डा है उसके लिए बेंगलुरु के हवाई अड्डे को अवार्ड मिला है। और इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? केम्पागोड़ा। क्या नाम है इसका भाई? केम्पागोड़ा हवाई अड्डा। वर्ल्ड में कितनी रैंक आई है? 68वीं। भारत ने तो टॉप किया है इसने, है ना। भारत में टॉप क्या किया गया? अवार्ड मिला है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। वर्ल्ड में रैंक कितनी है? 68। नंबर 1 पे कौन रहा है? नंबर 1 तो जानना बेहद ज़रूरी होता भी है। नंबर 1 पे कौन रहा है? सिंगापुर। सिंगापुर रहा है। और कौन सा एयरपोर्ट रहा है सिंगापुर का? चांगी एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट रहा है? चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं इसी वीडियो में आपसे पूरी चर्चा करने वाला था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इंटू 24 आवर्स में एक वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो वो आप चैनल पे, आप जब भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अब जैसे ही मैं ये वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके बारे में हम टोटल डीप में चर्चा वहीं करेंगे। बस यहाँ पे एक तरह से आप जान लीजिए कि ये एक थ्योरी है जिसके बारे में हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की थी। अभी जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डीप में समझा दूँ, क्योंकि ये 15 मिनट में समझाने का टॉपिक है, समझाने वाला टॉपिक है। डीप में ऐसे मैं हड़बड़ी में नहीं समझा सकता आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मैं डीप में समझा दूंगा, तो आप समझ लीजिएगा Y2 के बग चर्चा क्या है, ठीक है। एक तरह से मेथड है, तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा आखिर क्या है Y2 संकट और क्यों पीएम मोदी ने इसका अपने संबोधन में जिक्र किया। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी निकल के आती है। ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संरक्षण के लिए घाघरा नदी में घड़ियाल उतारे। भैया संरक्षण के लिए मतलब घड़ियाल ही उतारती है, क्या है भाई, जान लेते हैं। ये घड़ियाल किस नदी में उतारे गए हैं? तो घाघरा नदी में। नदी के बारे में जान लीजिए। ये पूछा जा सकता है गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी? बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन आपको एज अ मिलान करने के लिए भी दे सकता है। क्वेश्चन पेपर में बहुत तरीके से दिया जा सकता है। चलिए, ये कहाँ से निकलती है? ये चीज़ जान लीजिए कि बिहार से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? बिहार से निकलती है। बिहार में कहाँ से निकलती है? छपरा से निकलती है। और जाकर कहाँ मिलती है? गंगा में जाकर मिल जाती है, और ये आती है और तिब्बत पठार से निकलती है, ठीक है। चलिए, और घड़ियाल किस लिए डाले जा रहे हैं इसमें? क्योंकि ये पानी को स्वच्छ रखते हैं। पानी क्या लिखा है यहाँ? संरक्षण के लिए। पानी में स्वच्छता, ये मतलब बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप समझ लो ये RO हैं पानी के लिए, ठीक है। चलिए, ये देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आवास में संरक्षण और संरक्षण के लिए घाघरा नदी में घड़ियाल ग्वाइलिस गैंगटिक को रिहा किया है। घड़ियाल कभी कभी गेवियल भी कहा जा सकता है। इन्हें एक प्रकार के एशियाई मगरमच्छ होते हैं जो लंबे पतले सांपों द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं, जो एक बर्तन जैसा दिखता है। घड़ियाल का प्राकृतिक आवास भारत के उत्तरी भाग का ताज़ा पानी है। कोविड-19 के जांच के लिए स्वचालित परीक्षण मशीन कोबॉस 6800 भारत में लाई गई है। जैसे कि अभी आपने आपको पिछले एक आर्टिकल में बताया था। क्या था वो आर्टिकल? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ गया भाई? देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कोशिश करूँ, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, है ना। और सपोर्ट किया करिए, है ना। जैसे आपने ये क्या देखा था? किड देखी थी। ये क्या कर रहा था? 25 घंटे में कितनी कर रहा था? कितने कर रहा था? 92। कितने कर रहा था? 92। तो अब जान लीजिए इसके बारे में। ये क्या करेगा? ये उससे बड़ी है भैया। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? ये खासियत क्या है इसकी? ये मशीन जो आप देख रहे हो, ये 1200 सैंपल के रिज़ल्ट, जो कोरोना वायरस वाले सैंपल हैं, इसके रिज़ल्ट कितनी देर में दे देगी? 24 घंटे में दे देगी। वो 25 घंटे में 92 सैंपल दे रही थी, रिज़ल्ट दे रही थी। ये कितने देगी? 1200 सैंपल के 24 घंटे में रिज़ल्ट देगी। ये किसने लगवाई है? मतलब सॉरी, कहाँ लगवाई गई है? तो NCDC में लगवाई गई। NCDC क्या है भाई? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। कहाँ है भाई? दिल्ली में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये एक निकल के आई न्यूज़, इसके बारे में भी जान लीजिए।
NIT कुरुक्षेत्र द्वारा समर्थ योजना लागू की गई। समर्थ योजना क्या है भाई? कई स्कूल कॉलेजेस जो अब इस समय ऑनलाइन पढ़ाने, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग लेती होती है। ऐसे भाई हर कोई प्रोफेशनल नहीं होता है ना, बहुत सारे चीज़ों को समझना होता है, क्या क्या बच्चों को समझाना है, किस किस चीज़ के बारे में समझाना है, कैसे उनको पढ़ाना है। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नॉलेज चाहिए या किसी तरह का कोई भी स्कूल कॉलेज को कुछ चाहिए, तो वो इस समर्थ योजना का लाभ ले सकता है। इसको इसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, और कि ये कैसे पढ़ाएं, कब पढ़ाएं, क्या क्या चीज़ें पढ़ाएं, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल में दी गई है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कौन है भैया? पश्चिम बंगाल की कौन है? CM है, क्या नाम है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंजर ज़मीन के उपयोग में मति स्मृति योजना शुरू की गई है। मति स्मृति योजना क्या है भाई? देखिए, पश्चिम बंगाल में 50,000 एकड़ ज़मीन, कितनी एकड़? 50,000 एकड़ ज़मीन बंजर भूमि है। तो सरकार ने क्या सोचा है कि सरकार ने सोचा है कि इस भूमि को लोगों के बीच में बांट देंगे, जिससे लोग ज़मीन में मछली पालन हो गया, कुछ भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं खेती के अलावा, क्योंकि बंजर भूमि है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये 2.5 लाख लोगों में 50,000 एकड़ भूमि बांटेगी। तो यही है हमारी मति स्मृति योजना। किसके द्वारा लाई गई है? पश्चिम बंगाल के द्वारा। ये पूछ सकता है आपसे कि मति स्मृति योजना कहाँ की है, तो पश्चिम बंगाल की है। ठीक है। और बंजर भूमि के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना लाई थी, इस तरह क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छा, ये जान लीजिए, 15 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति 2020 मनाया गया है। अच्छा, लुप्त प्रजाति क्या है भैया? जो प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं उनका दिवस मनाया जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से 7 प्रजातियाँ जो लुप्त हो चुकी हैं, तो उनके बारे में आपको बताएंगे। वो 7 प्रजातियाँ इस तरह से देख लीजिए। एशियन लॉयन है, एशियन लॉयन जो लुप्त प्रजाति के उसमें आ गया है डेटा में। बंगाल टाइगर है, स्नो लियोपार्ड यानी हिम तेंदुआ है, नीलगिरी नीलगिरी तहर, फिर उसके बाद रेड स्टेग यानी कश्मीर का जो एक तरह से हिरण है वो है, ब्लैक बग भी एक तरह से डियर ही, हिरण ही की प्रजाति है, और एक वन हॉर्न गैंडा यानी एक सींग वाला गैंडा। ये सारे जितने भी 7 के सातों हैं, ये लुप्त जानवरों में पाए, मतलब लुप्त प्रजाति में की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई देने के लिए अवेलेबल हूँ। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करिए, ज़रूरी नहीं कि आप लाइक भी कर सकते हैं, है ना। लाइक करिए तब जब आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है। डिसलाइक करते समय आप नीचे रीज़न भी दीजिएगा क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ये भी जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। WHO द्वारा कोरोना के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में ICMR हिस्सा लेगा। क्या है भाई? ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू की गई कोविड-19 के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में भाग लेना है। क्या है भाई? इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दवाओं के नए नए ट्रायल हो रहे हैं। 4 उपचारों की दक्षता और सटीकता का परीक्षण करने के लिए 4 मेगा परीक्षण शुरू किए जा सकते हैं। इंटरफेरॉन के साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, लोपिनवीर, रितोनवीर और लोपिनवीर रितोनवीर, मतलब इन सारी दवाओं का एक साथ मर्ज करके एक तरह से ट्रायल किया जाएगा कि कौन कौन सी कहाँ की जो दवाइयाँ हैं वो कोविड-19 में हेल्प कर सकती हैं। हर बार की तरह भैया ये एक इम्पॉर्टेंट आपका जो राज्य एक तरह से बोल सकते हैं ये आ गया है। मैं जैसे कि मैं हर बार आपको लाता हूँ। आज पहले हमने बात की थी महाराष्ट्र के बारे में, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी उत्तर प्रदेश के बारे में। आज हम बात करेंगे MP यानी मध्य प्रदेश के बारे में। कैपिटल भोपाल, गवर्नर लालजी टंडन, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा सीट्स 29, राज्यसभा सीट्स 11, लेजिस्लेटिव असेंबली 230, नेशनल पार्क्स पन्ना, वान विहार, सतपुरा, संजय माधव करना। इसी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हिंदी में। राजधानी क्या है? भोपाल है मध्य प्रदेश की। राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा 230, राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय माधव, कान्हा, जीवाश्म दिनसौर, जीवाश्म बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी। देखिए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लेता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी इस तरह के। देखिए आज इसके बाद मैं एक और चीज़ लाता हूँ आपके लिए, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो बताता हूँ। आज मैं वो नहीं लाया हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वे आपसे इस न्यूज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए वो न्यूज़ नहीं लाया हूँ।
ठीक है, आपको ये वीडियो अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बस आप लोग सीखते रहिए, मैं कोशिश करता रहूँगा नया से नया कंटेंट लाने की। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे, जो मैंने आपको बोला है कि वो आपके लिए टॉपिक लाऊंगा मैं विद इन 24 आवर्स, Y2K बग वाला, तो मैं आपको लाऊंगा, उसमें डीप में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल लॉन्च वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं देखिए इस तरह की क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो मैंने लॉन्च की है। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड लक।